कहीं भी आखिरी बार जाने का मौका मिला तुम बस सर मुझे ये ले गए सर ये ना पसंद है बस इसका देखो ये आधी कैसे लगा है मत क्या हम लोग का टॉपिक है गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, आप लोग को ये जानकारी होगी कि गोल मेज सम्मेलन क्यों हुए थे, गोल मेज सम्मेलन का आधार क्या था, गोल मेज सम्मेलन को क्यों बुलाया गया और गोल मेज सम्मेलन का जो अंतिम परिणाम था, निष्कर्ष क्या निकला, इसका क्या प्रभाव हुआ, इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या परिणाम निकले इसके, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, गोल मेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें तो 1927 में शाइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। वो नियुक्ति होनी थी 1929 में, क्योंकि जब 1919 का अधिनियम बना था तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि आज से 10 साल बाद हम 1919 से अधिनियम की समीक्षा करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो भारत है, भारत के लोग हैं, विभिन्न जाति धर्मों में बटे हुए हैं, ये अपना उत्तरदायी शासन करने के लिए कितने योग हो चुके हैं, या अगर इनके हाथ में शासन दे दिया जाए या स्वराज के कॉन्सेप्ट को, ये स्वराज आमतौर पे जमीनी तौर पर कितने स्तर पे उतारा जा सकता है, क्या ये लोग अपना शासन चलाने के लिए तैयार हैं, क्या विभिन्न धर्मों जातियों में जो लोग बटे हुए हैं उनमें कोई मतभिन्नता तो नहीं है, या विभिन्न विचारधारा के जो लोग हैं उनमें कोई व्यवनस तो नहीं है आपस में। तो ये जो शाइमन कमीशन था उसका गठन हुआ था 1929 को, लेकिन उसका गठन हुआ 1927 में। शाइमन कमीशन का जो मेन रोल था वो था कि भारत में कितना उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर हो गए, वो किस हद तक स्वराज का जो उनका अपना मत है कि हमको जो भारत का शासन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए, उनमें अंग्रेजों मतलब उसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो शाइमन कमीशन 1927 में आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई थी, इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1930 में। इसका मेन था कि किस हद तक उत्तरदायी शासन के लिए भारत के लोग संवैधानिक समीक्षा के लिए साइमन कमीशन जब आया तो जब साइमन कमीशन में पहले से भारत का विरोध हो गया, इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, इस चीज को लेके भारतीयों ने सबसे ज्यादा विरोध किया कि जो आयोग है या जो ये कमीशन आया है भाई, इसको स्वराज की प्राप्ति को आम भारतीयों को देनी है, लेकिन हमारे हित की कौन बात करे, क्योंकि इसमें तो सारे लोग अंग्रेज हैं।
बिना भारतीयों की जब तक हम इसमें पैरोकारिता नहीं करेंगे, जब तक हम अपने विचार इसमें नहीं रखेंगे कि भारत का शासन या भारत का जो शासन चलाया जाएगा उसको इस तरीके से सत्ता हस्तांतरित करनी चाहिए। इस संविधान में ये प्रावधान करना चाहिए विभिन्न जातियों के धर्मों के जो लोग हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात कही थी कि जो दलित हैं वो हिंदुओं के रूप में नहीं आते हैं और उन्हें निचली जाति का 2ym दर्जे का समझा जाता है, इसलिए उसको हिंदू वर्ग के रूप में ना गिना जाए बल्कि उनको पृथक निर्वाचन दिया जाए। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी वहाँ पे दलितों का चयन हुआ, मतलब वहाँ आम आदमी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जो समर्ण लोग हैं उनका वहाँ नामांकन नहीं कराया जाएगा। हमारे पृथक निर्वाचन क्षेत्रों जिनके माध्यम से हम सत्ता में पहुँचेंगे, सत्ता में जब हमारी भागीदारी होगी तो सत्ता में भागीदारी के माध्यम से हम अपने हितों को ब्रिटिश शासन तक पहुँचा पाएंगे। तो ये कल संविधान बनेगा, संविधान का निर्माण होगा तो हम कहेंगे कि हमारे लिए प्रावधान होना चाहिए, हमारे लिए आरक्षण होना चाहिए, हमारे लिए प्रांतीय विधानमंडल में हमारी सीटों का आरक्षण हो, केंद्रीय असेंबली में हमारे लिए सीटों का आरक्षण हो, ठीक है, ताकि हमको निचले स्तर का ना समझा जाए। चाइना कमीशन 1928 में छपी थी नेहरू रिपोर्ट। ये भी संविधान से संबंधित थी कि बल्कि हेड को एक वो था वायसराय को चुनौती दी थी कि भारतीय लोग एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सर्वसम्मत हो, सभी जातियों द्वारा आपस में मिलकर सम्मत हो। उसके लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट का जो मुख्य आधार था वो था डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, ठीक है, डोमिनियन स्टेट को बोलते हैं अधिराज्य। जैसे ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे ये इस पर पूरा ब्रिटिश भारत शासन कर रहा है, ये मान लो ये भारत है, ठीक, या फिर ऐसे मान लो ऐसे भारत का निर्माण हो गया तो इस पूरे क्षेत्र में तो ब्रिटिश शासन है, ठीक, लेकिन हम अधिराज्य छोटे छोटे जो राज्य हैं उनकी सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाए, इसीलिए बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। प्रश्न आपसे अगर पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य क्या था तो आप उसका उत्तर देंगे डोमिनियन स्टेट। और यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछा है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है और राजस्थान पीसीएस में भी पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था या डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट किस रिपोर्ट किस आयोग के तहत दिया गया था। तो आपको ये पता होगा डोमिनियन स्टेट, ठीक है। सारी सत्ता ब्रिटिश शासन के हाथ में रहेगी, लेकिन जो अंदर है छोटे छोटे राज्य हैं जो हम राज्यों में विभाजित हैं, इनका जो शासन है, कर लगाने का सिद्धांत है, वित्त से संबंधित जितनी सिफारिशें हैं, उनकी जो अनुशंसाएं हैं वो उन लोगों को दिए जाए जिन राज्यों में भारतीय लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया 1929 का अभी लिखना मत, लिखा दीजिए आप। लाहौर अधिवेशन, इसमें इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का। दरअसल जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी तो नेहरू रिपोर्ट में 9 लोग थे, शोएब अली थे, सादिक अली थे, ऐसे करके 9 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू उसके वो थे, सदस्य नहीं थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो समिति बनी थी उसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय क्या हुआ था कि युवा उग्रवाद या जो यूथ होते हैं ना, यूथ क्या कहते हैं, तुरंत बदलाव चाहते हैं, उनके अंदर ना धैर्य की वो नहीं होती। उन्होंने कहा हमको डोमिनियन स्टेट, आप काम की भाई आ जाओ, उन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उनके जैसे जो युवा लोग थे जिनका समाजवादी विश्वास था और सत्ता का हस्तांतरण बहुत तेजी से चाहते थे, उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज, मतलब भारत को अंग्रेजों को खाली कर देना चाहिए। अब भारत में जो शासन होगा वो केवल भारतीयों के द्वारा होगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट और उत्तरदायी शासन के लिए भारतीय लोग कितने तैयार हैं और सांविधानिक समीक्षा। जब ऐसे कई सारे प्रश्न ब्रिटिश शासन के समक्ष आ गए, संवैधानिक
समीक्षा का प्रश्न आया, उत्तरदायी शासन भारतीय लोग कितने तैयार है स्वराज के लिए, फिर डोमिन स्टेट का क्या समाधान ढूंढा जाए, फिर पूर्ण स्वराज का क्या समाधान ढूंढा जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और संवैधानिक दृष्टि से भारतीय लोग कितने तैयार हैं। ठीक, क्योंकि अम्बेडकर कहते थे पृथक निर्वाचन दिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कहते थे कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाए, सिख लोग कहते थे हमारी कम्युनिटी छोटी है, एंग्लो इंडियन में केटी पाल थे, और लिबरल दल में तेजाबाद सप्रू हो गया, इस तरीके से पीआर चिंतामणि, ऐसे कई लोग थे। तो इन सभी की बातों को सुनने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, और गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किए गए तो गोलमेज सम्मेलनों की संख्या 3 थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आधार क्या बना? सैगल कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर का जो, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के आगे पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बनाया गया। अच्छा, उसी समय उसके समानांतर आप लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसमें ब्रिटिश शासन से कैसे भारत को मुक्ति दिलाई जाए, इसको लेकर पूरा मद्रास से लेकर उत्तर भारत, मध्य प्रांत जितने भी क्षेत्र थे, एक वो था तो फिर भारतीय, लेकिन हर जगह लोगों का मुद्दे अलग थे और हर जगह लोगों ने उसका अलग अलग स्तर पर नेतृत्व किया था। ठीक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सी राजा गोपालाचारी हो, और उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चूंकि सरकार ने क्या किया था, नमक पे कर लगा दिया था। तो गांधी ने लिखा कि नमक ऐसी चीज जो आम जन जीवन के लोगों की दैनिक उपभोग के लिए सबसे प्रिय वस्तु है, उस पर ही आप कर लगा दे रहे हैं। एक तो जनता भारत की वैसी गरीब है, और नमक जैसी वस्तु पे भी कर लगाने के बाद आम आदमी क्या करेगा? तो उन्होंने सरकारी नमक पे सरकारी अधिकार खत्म होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति जो नमक बना सके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था, और उन्होंने, आपने पढ़ा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने नमक को ही क्यों केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना, क्योंकि वो आम जन मानस से जुड़ी वस्तु थी और वो दैनिक उपभोग की वस्तु थी। ठीक है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ बच्चों, कोई बताएगा? गांधी इरविन समझौता हुआ, ये हुआ 5 मार्च 1931 को। ये गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। इसमें बोला गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देंगे। दूसरा, कांग्रेस, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एक तो लोग कांग्रेस के अधिकतर नेता थे, कांग्रेस के जो अधिकतर लीडर थे वो अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। तो इसलिए क्या हुआ, संवैधानिक प्रश्न की समीक्षा के लिए लंदन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक, केवल बाबा भीमराव अम्बेडकर थे जो दलितों के प्रश्न पर उसमें इकट्ठे हुए, उसमें उन्होंने भागीदारी की। ठीक है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस आधार पर हुआ कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए और संवैधानिक समीक्षा के लिए कांग्रेस तभी जाएगी जब हमको उत्तरदायी शासन को दिया जाएगा, स्वराज की जो अवधारणा है वो हमको प्रदान की जाए। ठीक, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चूंकि गांधी जी स्वराज की जिस प्रश्न पर, स्वतंत्रता के जिस प्रश्न के लिए गए हुए थे, उसके द्वारा लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा इनको प्रदान नहीं किया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब ये खाली हाथ लौटे, उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये प्रश्न बहुत बारीकता से उठा था कि दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए।
क्योंकि दलित हिंदुओं से एक अलग वर्ग है और जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो ऊपर कास्ट हैं, वो हमको निम्न वर्ग के तौर पे हमारे साथ व्यवहार में पेश आते हैं और उनका मेन उद्देश्य यह है कि वो हम हिंदू वर्ग में शामिल तो रहें, लेकिन सत्ता शासन में भागीदारी के लिए हमारा कोई वो नहीं था, जैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो उनने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की कि हमारे लिए, दलितों के लिए, या मुस्लिमों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, ईसाइयों के लिए है, महिलाओं के लिए, ऐसी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बात खत्म हो गई। अच्छा, रैमजे मैकडोनल्ड ने क्या किया? अंग्रेजों का तो शासन ही, अंग्रेजों का काम ही था कि बांटो और राज करो, ठीक, रूल एंड डिवाइड के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ा, कई लोगों का वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती थी और सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी, तो इन्होंने बांटो राज करो की नीति में क्या किया, ये सांप्रदायिक पंचायत लेके आए, जो बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, ठीक, ये आया 1932 में। इन्होंने क्या हुआ कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल घोषित कर दिया कि दलितों को एक हिंदुओं का वर्ग माना जाएगा। अच्छा, जब ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी का कहना था कि दलितों का उत्थान हिंदू जाति के साथ रहकर ही हो सकता है, उनसे उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है उनका। तो उन्होंने क्या हुआ कि पूना की नर्मदा जेल में जो धरने पर बैठे दोबारा, और उन्होंने बोला कि मैं दोबारा से समन्वय आंदोलन शुरू करूंगा, ठीक। तो द्वितीय समन्वय आंदोलन देखोगे मोटे मोटे तौर पर 1932 से 1934 में होता है, ठीक। फिर क्या हुआ, अम्बेडकर तो गांधी जी की इस बात से सहमत ही नहीं थे, उन्हें वो तैयार नहीं थे। फिर और सारे मदन मोहन मालवीय थे, टीवी स्पीकर थे, बी.आर. चिंतामणि थे, ऐसे कई जो लोग थे जो कांग्रेस को लीडरशिप करते थे, कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। उन्होंने क्या हुआ कि बहुत सारा अनुरोध किया। उसके बाद वो पूना पैक्ट में ये माना गया कि जो केंद्रीय असेंबली है, क्योंकि जो ये था, क्या नाम है, मैंने क्या बोला इससे पहले जो हुआ था, सांप्रदायिक अधिनियम, उसमें जो सीटों की संख्या थी वो 71 थी दलितों के लिए। फिर पूना पैक्ट हुआ तो उसमें सीटें बढ़ा की गई 147। ये हुआ प्रांतीय विधानमंडलों में, ठीक। और केंद्रीय विधानमंडलों में 18% सीटों की वृद्धि हुई। ठीक है, पूना पैक्ट हो गया। अम्बेडकर इस बात से सहमत हो गए कि प्रांतीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या है वो 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल है वहाँ सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई, ठीक। फिर हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरे में वो गई नहीं। फिर तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे इनकी एक समीक्षा तैयार की गई, एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ना, गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसका क्या निष्कर्ष निकले। तो उन्होंने क्या किया कि लोथियन कमेटी थी जो मताधिकार पे, वैध मताधिकार पे काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो इतनी सारी रिपोर्टें जो हमने बनाई थी उनका निष्कर्ष है उसको प्रवर समिति के पास भेजा जाए। प्रवर समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि इनकी जो मांगे हैं अपना, उससे हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 बनाए, जैसे सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक। और अखिल भारतीय संघ के अखिल भारतीय स्तर पर किस वर्ग को कहाँ रखना है, इनकी कहाँ मांगे हैं, इन्हें जब अधिकार दिए जाएंगे जो संविधान में अनुच्छेद है ना, आपने देखा होगा, ये दलितों के लिए हैं, ये सभी नागरिकों के लिए हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए हैं, इस तरीके से नागरिकता का प्रावधान बहुत सारे उसमें अध्याय थे, अनुच्छेद थे, धारा थी, ठीक, कई भागों में बांटा गया। तो गोलमेज सम्मेलन की जो समीक्षा हुई थी, जो निष्कर्ष निकाले, उस पर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बना, ठीक। और आप गोलमेज सम्मेलन को के बारे में सोच रहे हो, देखो साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1927 में हुआ। साइमन कमीशन का भारत में आगमन
1928 में हुआ, परंतु इसकी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। मई 1930 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का मुख्य प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। इसका प्रमुख कार्य भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। 1919 हाँ, 1919 की समीक्षा करना। 1919 की समीक्षा करना तथा ये पता लगाना कि भारतीय लोग उत्तरदायी शासन के लिए कितने योग्य हैं। ये बिल्कुल तुमको अप्लाइड लिखवा रहा हूं मैं, ताकि ये पढ़ो तो समझ में आ जाए चीजें कैसे चलें। ठीक है। तत्पश्चात 1928 में नेहरू रिपोर्ट का आना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट का आना, जिसके तहत डोमिनियन स्टेट की मांग करना, जिसके तहत डोमिनियन स्टेट की मांग करना। डोमिनियन स्टेट यार ये लिखा कहाँ लिखा था मैंने? डोमिनियन लिखा तो सर सामने गोला वाला होगा, ये सामने है सर। हाँ, जिसके तहत डोमिनियन स्टेट की मांग करना। डोमिनियन स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये अधिराज्य की स्थिति में था। सत्ता पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहेगा। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य को मांगना। तत्पश्चात लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की मांग करना है। इसके बाद तत्पश्चात लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की संकल्पना को प्रमुख मुद्दा बनाए जाना। पूर्ण स्वराज की संकल्पना को मुद्दा बनाए जाना। इन सभी मांगों पर ब्रिटिश शासन द्वारा लंदन में संवैधानिक समीक्षा के लिए तीन गोलमेज सम्मेलनों का
3 गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। 3 गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम गोल मेज सम्मेलन प्रथम गोल मेज सम्मेलन देखो इसका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। देखो प्रथम गोल मेज सम्मेलन की जो तिथि थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 थी। ठीक है, इसमें नवाज इसमें नवासी सदस्यों ने भाग लिया। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, ये वाला भी किस स्थान में हुआ था, उसकी डेटिंग भी पूछी गई है। ठीक, तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड। इसकी अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। तथा इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। ठीक, देखो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस गोल मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। देखो इसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
देखो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल के द्वारा हुआ। एंग्लो इंडियन का नेतृत्व केटी पाल ने किया। सिखों का संपूर्ण ने किया। दलितों का भीमराव अंबेडकर। देशी रियासत के 16 नरेशों। देखिए इसमें 16 नरेशों। हिंदू महासगर का एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजे। हैं? बी.एस. मुंजे। उदारवादियों का प्रतिनिधित्व सी.वाई. चिंतामणि ने किया। सी.वाई. चिंतामणि। और इसको लिख रहे हैं टी.बी. सतगुरु। ठीक है। टी.बी. शत्रु। किया। देखो इस सम्मेलन में, देखो इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग व दलितों के लिए
क्रमशः मोहम्मद अली जिन्ना बाबा भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को सबको चौंका दिया। लिख लिया? लेकिन उसी समय क्या समस्या थी, सविनय प्रज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, मैंने भी आपको बताया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये मैंने आपको बताया। तो स्वतंत्रता के प्रश्न पर एक गांधी के बीच में और इनके बीच में गांधी वार्ता हुई थी, दिल्ली एक्ट कहते हैं, ठीक है। इनकी जो विशेष मांग वो यही थी कि सविनय प्रज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्वराज्य स्वतंत्रता के प्रश्न पर इनके द्वारा भारतीयों के द्वारा सत्ता को संभाला जाए, किया जाए, आ जाओ, उसको लेके एक समझौता हुआ, ठीक है। बोले उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ही इसी प्रश्न के मुद्दे पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता ही था कि भाई मुस्लिमों ने भी प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग कर दी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग कर दी है, सिख भी आए हुए हैं, ठीक है, उदारवादी भी आए हुए हैं, भारतीय रियासतों को देश की वो भी आए हुए थे, तो सबकी बातों को फिर सुनना था, ठीक। तो उधर तो कांग्रेस तैयार हो गई थी, कांग्रेस ने प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को चुना कि आप जाके स्वतंत्रता के प्रश्न पर और संवैधानिक समीक्षा के प्रश्न पर किस तरीके से भारतीय को संविधान का निर्माण होगा, किस तरीके से उनको सत्ता हस्तांतरित की जाएगी, ठीक है, किसके क्या क्या कार्य होंगे और किन किन वर्गों को क्या क्या मिलेगा। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन रवाना हुए, ठीक। हरियाणा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
समय लिखो। पाँच सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, लिखो द्वितीय गोल में सम्मेलन के बारे में लिखो। देखो द्वितीय गोल में सम्मेलन द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1919 तक हुआ। ये भी कितनी है ना, जैसे गांधी ने समझौता आपको दे दिया, ठीक, भगत सिंह को फांसी का भी वो दे दिया, पूना पैक्ट दे दिया, संप्रदाय आंदोलन की डेट दे दी चारों की, फिर पूछा इन चारों को डेट लगाओ। ये जैसे प्रथम गोल में सम्मेलन दे दिया, फिर गांधी ने पैक्ट दे दिया, फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन दे दिया, फिर पूना पैक्ट दे दिया, सांप्रदायिक अधिनियम दे दिया, ठीक है, या लाहौर का सम्मेलन दे दिया, कुछ भी दे सकता है, चार चीजें, ठीक है। तो आपको डेटिंग पूछेगा लगाने के लिए परीक्षा, पूरी परीक्षा में क्योंकि डेटिंग लगाएंगे, ठीक। तो डेट प्रश्न के पीछे में आप देखेंगे, पीछे से पुराने क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं डेटिंग के आधार पे, और क्रम पता नहीं होता लोगों को। जैसे आपको पता होगा कराची एडमिशन में लिखवाया था, कराची एडमिशन, उसकी भी डेट 1931 है, ठीक। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी, उसकी भी डेट 1931 है। गांधी पैक्ट की डेट भी 1931 है, ठीक। तो पहले गांधी पे था, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी, फिर कराची एडमिशन आया, इनका क्रम है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, डेटिंग है, परीक्षा में भाई आपको दिग्भ्रमित करेगा, और डेटिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरे गोल में सम्मेलन देखो, इसका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। ये इसका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस, इसका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे, लिख लोगी, है तो रैमसे मैकडोनाल्ड लिखा हुआ है, तो रैमसे मैकडोनाल्ड, तथा वायसराय, इस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे,
विलिंगटन विलिंगटन विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन बी ली आधा घाट आनंद, लॉर्ड विलिंगटन तथा भारतीय सचिव सैमुअल होर थे, भारतीय सचिव सैमुअल होर थे। ठीक, उत्तराखंड का समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पेपर हुआ था उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख अधिकारी क्रम से मिलाना था, तो उन्होंने भारत सचिव का नाम दे दिया, बायोफ्राल वेतन दे दिया, रैम के मैंने विवरण दे दिया और पूछ लिया कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है। सैमुअल क्या लिखा आपने? सैमुअल होर, सैमुअल होर, हाँ 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 माने हीरालाल, सैमुअल होर। सैमुअल होर थे। देखो इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा है, भाग लिया, और उससे भी ज्यादा पूछा है महात्मा गांधी लंदन के लिए, महात्मा गांधी लंदन के लिए एस.एस. राजपूताना जहाज से गए थे। ये बहुत पूछा परीक्षा में कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, तो एस.एस. राजपूताना। कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य, कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य सरोजिनी नायडू, तथा एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, तथा एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। तथा मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादियों के प्रतिनिधियों के रूप में क्या बोला मैंने? राष्ट्रवादी में मदन मोहन मालवीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। हाँ, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। ठीक है, चूंकि स्वराज के प्रश्न पर या सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर, स्वराज के प्रश्न पर या सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर
स्वराज के प्रश्न पर तथा सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर उत्तरदायी शासन के प्रश्न पर तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रश्न पर और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर विभिन्न वर्गों में प्रतिरोध पैदा हो गया। विभिन्न वर्गों में प्रतिरोध पैदा हो गया। चूंकि ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमा ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमा ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देने के विरोध में था। तथा भारतीय रजवाड़े संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। इन सभी संयुक्त मुद्दों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान सभी दलों के नेताओं के बीच गतिरोध पैदा कर दिया। जिससे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया। स्वराज के प्रश्न पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस प्रश्न पर
कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमसे मैकडोनाल्ड की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमसे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ रैमसे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ कि दो मुस्लिम प्रांतों का गठन जिनमें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा सिंध का गठन हुआ। नंबर 2, भारतीय सलाहकार परिषद का गठन। इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय सलाहकार परिषद का गठन, भारतीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। इस सम्मेलन में 3 विशेषज्ञ समितियों का भी गठन हुआ। इस सम्मेलन में 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन हुआ। जो वित्त समिति, जिनमें वित्त समिति, मताधिकार समिति, तथा राज्य संबंधित समिति प्रमुख रूप से थी। राज्य संबंधित समिति प्रमुख रूप से थी। चूंकि भारतीयों की जो विशेष मांग थी, जिसमें स्वतंत्रता या स्वराज्य, स्वतंत्र तथा स्वराज्य के प्रश्न पर आपसी सहमति न बनने पर रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा विशेष मांग में स्वतंत्रता या स्वराज्य के प्रश्न पर रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई। अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई।
28 दिसंबर 1931 को 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। गांधी जी भारत लौट आए तथा उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का निर्णय लिया। सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक निर्णय के बारे में सुन लो, फिर से बता देता हूँ आपके लिए। तो ये गोल में सम्मेलन हुआ था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर और जो दो मुस्लिम वर्ग थे और हर धर्म के जाति के जो वर्ग थे वो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेज तो वैसे ही फूट डाल राष्ट्रों की नीति में चल रहे थे और वो ये चाहते भी नहीं थे कि सत्ता कांग्रेस के हाथ में दी जाए, ठीक है। और बांटो और राज करो की नीति तो वो 1909 से चले थे, भारतीय शासन अधिनियम 1909 में जब उन्होंने अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया था तो उन्होंने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा कर दी कि मुस्लिमों के लिए तो पृथक निर्वाचन मंडल है ही, साथ में दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा उन्होंने कर दी। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए। तो जो दलित है वो हिंदू वर्ग का ही भाग है, हिंदू समाज का ही अंग है और इनका उद्धार तभी हो सकता है जब मतलब ऊपरी वर्ग या भारतीय समाज इनके बारे में अपनी सोच को चेंज करे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर को भी लग रहा था कि जो दलित वर्ग है या जो हाथ लिए के लोग हैं इनको कभी सत्ता की प्राप्ति नहीं, मतलब ये लोग होने चाहिए, सत्ता की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए और ये इनको हमेशा द्वयम दर्जे का नागरिक और जो लोक सेवाएं हैं उनमें इन लोगों का प्रतिनिधित्व तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अंग तो रहेंगे हिंदू समाज के लेकिन हमारी कोई भागीदारी भारतीय शासन में प्रशासन में नहीं होगी। तो इसी बात को लेके गांधी और अंबेडकर में तनातनी होगी, मतलब इसी प्रश्न पर गांधी जी इस बात से नाराज हुए और पूना की येरवदा जेल में वो धरने पर बैठ गए। ठीक है भाई, ब्रिटिश शासन की चाल थी कि अगर सबको पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा तो इससे अलग अलग वर्ग बन जाएंगे, अलग अलग समाज में अलग वर्ग तैयार हो जाएंगे और वो हमारी हितों की राष्ट्रभक्ति, हमारे प्रति भी राष्ट्रभक्ति रहेगी, हमारे प्रति वो समर्पित रहेंगे। तो मेन मोटो ये था, वो तो स्वशासन के प्रश्न पर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे वो कि भारतीयों के हाथों में स्वराज की सत्ता दी जाए, क्योंकि वो ये भड़काने का भी काम करते थे, क्योंकि पता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाएगी। तो चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सभी जातियों धर्मों वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, अगर वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर रही होती तो सिखों का नेतृत्व पृथक गोलमेज सम्मेलन में किसी और ने क्यों किया, मुस्लिम लीग का क्यों किया, उदारवादी दल का क्यों किया, एंग्लो इंडियन का केटी पाल ने क्यों किया, दलितों का भीमराव अम्बेडकर ने किया, मुस्लिमों का मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है, तो उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। देखो इसमें देखो सांप्रदायिक निर्णय की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक निर्णय की पृष्ठभूमि
देखो लॉर्ड विलिंगटन की दमनकारी नीति, पॉइंट नंबर 1 लॉर्ड विलिंगटन की दमनकारी नीति। पॉइंट आए तो तुम्हें समझा देता हूँ। लॉर्ड विलिंगटन की दमनकारी नीति, हाँ लिखो लॉर्ड विलिंगटन की, लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर लॉर्ड विलिंगटन की दमनकारी नीति ये थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या स्वराज के प्रश्न पर जो सत्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सौंपना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अभी भी भारत का पावन है वो ब्रिटिश समूह द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाए। क्योंकि मेन मोटो यही था कि भारत में रहेंगे, भारत में सत्ता करेंगे, भारत में शासन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो संसाधन हैं वो हमारे अपने हितों के लिए होंगे। ठीक है, तो लॉर्ड विलिंगटन की दमनकारी नीति। दूसरा था महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटना। ठीक, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। थोड़ा पानी देना कोई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। ठीक है, ये प्रमुख आधार हो गए। ठीक है, और ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति। चौथा पॉइंट है फूट डालो और राज करो, ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मददगार समिति जिसे लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के अध्ययन के आधार पर लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के निष्कर्षों के आधार पर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पंचायत की घोषणा की।
सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों के लिए अठहत्तर सीटों का आवंटन किया। कहीं 78 है, कहीं 71 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 78 सीटों का आवंटन किया। देखो, सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। सीटों को आरक्षित किया। चूंकि साइमन कमीशन रिपोर्ट के समक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा साइमन कमीशन रिपोर्ट के समक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। तथा वंचित तबके को एक अलग वर्ग के रूप में एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि ऊंची जातियों या वर्गों से यहाँ पटेल लिखने नहीं हो क्या? ऊंची जातियों या वर्गों से स्पष्ट विरोध के कारण क्या बोला मैंने? स्पष्ट विरोध के कारण अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्यों के साथ ही
हो सकता है। कार्यों के साथ ही हो सकता है। और वंचित तबकों को लोक सेवा के और वंचित तबकों को लोक सेवा के सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। अधिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। अब इसके मुख्य प्रावधान लिखो। मुख्य प्रावधान मुसलमान, अच्छा इसका मतलब बैठने में ना थोड़ा सा मानसिक संतुलन एडजस्ट नहीं हो पा रहा लोगों का। तुम्हारे लिए तो ठीक कहा ही है। अरे तुम्हारे लिए तो ठीक कहा ही है। वेदांशी बोल रही है, थोड़ा तेज बोल रहा है, थोड़ा तो कोई बात नहीं, तो केस कर दो। तुम प्रदीप भैया के घर केस कर दो, जाके लिखवा दो एक एफआईआर कि सर बहुत तेजी से बोल रहे हैं। भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी समस्याओं को बहुत बढ़िया तरीके से सुनेंगे और भले आदमी है, मदद करते हैं बेचारे, ऐसा नहीं तो कोई बात लेके जाओगे, जितना संभव हो सकेगा उतना कहेंगे। मुख्य हमने डाल लिया। देखो कौन है? अब एक मिनट आप रुक जाइए, क्षणिक। बहन जी बिल्कुल बाहर बैठे रहिए, आप थोड़ी देर। देखो इसके तहत मुसलमानों, अरे बोल रहे भाई, इतना आंदोलन क्यों करने लगते हो यार? एकदम कोई काम करेगा ना, तेजी से बोलो, छूट जा रहा है सब। नहीं बोला सर, आपने ये बोला था, ये कैसे बोल दिया? अरे ऐसा है ना, जैसे इतिहास को अप्लाइड ही पढ़ना चाहिए। किताबों में जो लिखा हुआ सो लिखा हुआ ही है, अप्लाइड नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। हमने क्या बोला, क्या बोला मैंने? इसके तहत मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। तथा अंगल भारतीयों, फंस गए यार आगे, तथा अंगल भारतीयों एवं स्त्रियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। पृथक सांप्रदायिक मताधिकार
तक प्रदान किया जाए। लिख लिया? लिखो अगला पॉइंट है, प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या को दुगना किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या को दुगना किया जाए।